प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड जैसे तमाम सूबों की यात्रा करने के बाद अब भारत एक्सप्रेस का काफिला पहुंचा है हरियाणा के रोहतक में। रोहतक को यूं तो वैसे ही हुड्डा परिवार का गढ़ कहा जाता है, लेकिन इस बार कैसी तैयारी है, क्योंकि पिछली मर्तबा यहां से अरविंद शर्मा ने जीतकर संसद का रास्ता अख्तियार किया था। नमस्कार, मैं हूं मोहित शुक्ला और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम आ गया चुनाव में आज हम आपको मिलवाने वाले हैं रोहतक की जनता से। और देखिए आखिरकार रोहतक की जनता के दिल में क्या है, क्योंकि 25 तारीख को यहाँ पर चुनाव है और चुनाव से ठीक पहले आखिरकार यहाँ की पब्लिक क्या सोचती है। तो चलिए सीधे पब्लिक से ही पूछ लेते हैं। बहुत स्वागत है आपका, बताइए इस बार क्या होगा। पिछली मर्तबा तो 7503 वोटों से अरविंद शर्मा जीत गए थे, लेकिन इस बार क्या होने वाला है? इस बार दीपेंद्र ही है जी, और कांग्रेस हमारी काफ़ी मतों से जीतेगी जी, और कई लाख से हमारी जीत होएगी जी। और पूरे शहर में अपने जो ये क्षेत्र है, लोकसभा का क्षेत्र है, यहाँ दीपेंद्र का ही माहौल है और बहुत बढ़िया अंतर आएगा जीत का हमारा मार्जिन। हरियाणा के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर जो माहौल है जाट वर्सेस नॉन जाट का पूरी तरीके से हो गया है, तो क्या लगता है आपको? रोहतक तो वैसे ही जाट बाहुल्य क्षेत्र है, जाट बाहुल्य इलाका है, तो आपको क्या लगता है इस बार जो चौधराहट है वो यहाँ पर अपनी खनक दिखाएगी और चौधरी साहब इस बार जाएंगे संसद? बिल्कुल जाएंगे जी। जो आपने कहा जात पात वाली बात इस बार खत्म है, वो बात सभी भाईचारे से इलेक्शन लड़ेंगे। हम एक व्यापारी हैं, दुकानदार आदमी हैं, हमें तो इस बार जो माहौल लग रहा है कांग्रेस के फेवर का जाता हुआ दिख रहा है। और कांग्रेस में पिछली बार हमसे गलती हुई व्यापारियों से, हमने अरविंद शर्मा को जितवा दिया। इस बार मैं वो गलती नहीं होने दूंगा और ना मैं खुद करूंगा। पिछली बार मैंने गलती से वोट दे दी थी इनको, बीजेपी वालों को। इस बार बीजेपी वालों को वोट नहीं देंगे और इस बार हम दीपेंद्र हुड्डा को जितवाएंगे लाखों को। क्या गलती हुई थी पिछली बार, अगर बता सकें तो? नहीं, लोग जो हैं भ्रमित थे और जैसे झूठ की एक आंधी चली थी, उस आंधी में लोग बह गए। और बाकी तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा जीते हुए थे। इन लोगों की जैसी फितरत है कि जोड़ तोड़ से, चालाकी से, अपने प्रभाव से, अधिकारियों के प्रभाव से 7500 वोटों से दीपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ से आ रहे थे। तो वो सब इन लोगों की मैनिपुलेशन थी और दीपेंद्र सिंह हुड्डा अब की बार लाखों वोटों से जीतने जा रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे 10 सीटों वाले हरियाणा सूबे की अगर हम बात करें तो गठबंधन में हैं आप, यहाँ भी एक सीट में गठबंधन के साथ लड़ रहे हैं, तो अगर 9 सीटों पर तो सीधी सीधी लड़ाई है। एक सीट अगर आपने दे भी दी तो मान लीजिए, मुझे बताइए कि कितनी सीटें जीतने जा रही है कांग्रेस पार्टी? आज जो पूरे प्रदेश की हवा है उसके अंदर 10 की 10 सीटें हम जीतने जा रहे हैं। पूरे प्रदेश के अंदर लोग मन बना चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से हटाना है, और उसके साथ साथ पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर भी लोग मन बना चुके हैं कि हरियाणा प्रदेश की सरकार को भी यहाँ से, और इस समय भी जो हरियाणा प्रदेश की सरकार है वो अल्पमत में है, उसके पूर्ण बहुमत उसके पास नहीं है। उसके विधायक छोड़ के कांग्रेस को समर्थन कर चुके हैं, 4 विधायक छोड़ के कांग्रेस को समर्थन कर चुके हैं। पर निर्दलीय वाले भी तो आने के लिए तैयार बैठे हैं, क्योंकि बीजेपी कह रही है, बीजेपी ये कह रही है कि साहब अगर आप कराते हैं फ्लोर टेस्ट तो निर्दलीय वाले हमारे साथ बैठे हुए हैं। ऐसी बात नहीं है? वो तो कल जब आएंगे जब की बात है, लेकिन इस समय वो अल्पमत में। अच्छा, एक बात बताइए, ये जो आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं इसी पर मैं आने वाला भी था। अगर हम हरियाणा की बात करें, हरियाणा के अंदर जिस तरीके से हमने देखा कि सीएम साहब को हटाना, सैनी साहब को कमान देना, सीएम साहब को हटाना और सैनी साहब को कमान देना, आखिरकार 10 सालों में ऐसा क्या हुआ कि ये सब कुछ करना पड़ा? देखो, आप पत्रकार हैं और बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। मैं कुछ और कहना चाह रहा हूँ। कह दीजिए फिर। हाँ, ना तो कमान मनोहर लाल खट्टर जी के पास थी और ना ही कमान सैनी साहब के पास। कमान केंद्र के पास रहती है। वहाँ के आईएएस, गुजरात कैडर के आईएएस यहाँ लोग बैठे होते हैं। ये उनकी मर्जी से सरकारें चलती हैं। कोई डिसीजन मुख्यमंत्री नहीं ले पाता। जैसे आपने राजस्थान में मुख्यमंत्री बनाया, उसका कोई तजुर्बा नहीं है। तो आखिरकार 9 सालों में कमांड सेंटर क्यों काम नहीं कर पाया? नहीं, जो आप उसको पूर्ण वो देंगे नहीं, अधिकार नहीं देंगे किसी मुख्यमंत्री को काम करने के लिए, वो क्या काम कर पाएंगे? जो पूर्ण अधिकार जैसे मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे था, 10 साल के अंदर उन्होंने हरियाणा की तस्वीर बदल दी थी। कोई नाराजगी तो नहीं थी खट्टर साहब से? किसकी? खट्टर साहब की कोई नाराजगी तो नहीं थी कि कोई अंदर कुछ पनप रहा हो जिसकी भनक ऊपर आला कमान को लगी हो, फिर आपको लगता है ऐसा हुआ? आला कमान को खबर लगी थी कि अपना जन समर्थन खो चुके हैं, ये पब्लिक से मिलना ही नहीं चाहते थे, पब्लिक की बात नहीं सुनना चाहते थे। एक रैली के अंदर एक ग्रामीण महिला ने बहुत अच्छा सवाल किया कि मुख्यमंत्री जी, हमारे हल्के के अंदर एक फैक्ट्री लगा दीजिए जिसके अंदर लोगों को काम मिल जाएगा, हमारे हल्के के लोगों को रोजगार मिल जाएगा। मुख्यमंत्री बड़े दम से, बड़े घमंड से कहते हैं अब की बार जो 4था चंद्रयान जाएगा ना, उसमें आपको बिठा के भेज देंगे। क्या बोल रहे हैं आप? ये इस टाइप की भाषा में बात करते थे। जनता से मिलना नहीं चाहते थे, जनता के सीधे जवाब नहीं देते थे, कोई जनहित में कार्य नहीं करते थे। आज तक हरियाणा जो बना है, आज तक जितना कर्ज पीछे के मुख्यमंत्रियों ने लिया है उससे 3 गुना कर्ज इन्होंने ले लिया, और ये बताने को इनके पास है नहीं कि हमने लगाया कहाँ। तो
इस बार आपको क्या लगता है, खट्टर साहब खुद भी मैदान में हैं, क्या होगा? वो खुद भी हार सकते हैं। हार सकते हैं, देखिए बड़ी बात है। और बड़ी बात है क्योंकि लोग अब ये कह रहे हैं कि खट्टर साहब की खुद की भी तैयारी उतनी मुकम्मल नजर नहीं आ रही है, क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि नाराजगी उनके खिलाफ भी है, यही वजह है कि उनको हटाना पड़ा। चलिए आपके पास आऊँगा, मुझे एक बात बताइए, क्या कह रही है इस समय हरियाणा की जनता और क्या कह रही है रोहतक की जनता? क्योंकि रोहतक की जनता के दिल में बहुत कुछ है और देखिए अब कुछ ही समय रह गया है और 25 तारीख को यहाँ वोटिंग होनी है। वोटिंग से पहले ये खास मुलाकात आपके साथ। खास मुलाकात ये है सर कि हरियाणा की जनता जो झूठे वादे इन्होंने किए थे, खासकर युवाओं के साथ, क्योंकि एक युवा ये उम्मीद करता है जब युवावस्था हो जाती है कि भाई सबसे पहले रोजगार ही करता है, रोजगार के बाद शादी की सोचता है, क्योंकि हरियाणा में सारा एक ग्रामीण बुलकता ज़्यादा है जी। उसमें जो युवा है, नौकरी होगी तो ब्याह हो जाएगा, ना तो नहीं होता भाई साहब। तो एक पढ़ा लिखा युवा रोजगार की सोचेगा। बिल्कुल हमको रोड पे ला दिया। हरियाणा के जो माननीय मुख्यमंत्री थे पूरे उतरे हुए जी, उनसे जब एक मेरे जैसे बेरोजगार युवा ने सवाल किया कि सर हरियाणा में इतनी बेरोजगारी है, तो उन्होंने एक बड़ा अच्छा जवाब दिया उसका कि मैंने भी साइकिल में सब्जी बेची थी, आप सब्जी बेचो। अब मैं LLB LLM BTech किया हुआ लड़का, मैं सब्जी बेचूंगा जी। अच्छा एक बात बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजेंद्र है जी। विजेंद्र भाई एक बात बताइए, जैसे अगर हम वफा के आगे बे जोड़ दें तो क्या हो जाता है? बेवफा। इसी तरीके से अगर हम रोजगार के आगे क्या जोड़ दें? बेरोजगार। तो फिर बेरोजगार आदमी आज क्या कह रहा है? मैं बेरोजगार आदमी को है सर, अगर हरियाणा में तो मैंने कहूँ सर मुख्यमंत्री, क्योंकि ये सरकार पहले विफल हो गई थी, विफल होने के बाद इन्होंने मुख्यमंत्री बदल दिया। अगर अच्छे काम करते सर, आप अच्छा काम कर रहे हो पत्रकारिता में, ये नहीं आए 10 साल में, यो देख लो रोड पे खड़ा हूँ, LLM LLB BTech खड़ा और आज बेरोजगार में रो रहा हूँ सर, हकीकत बात है, रोड पे खड़ा हूँ जी, कोई रोजगार नहीं है। अगर काला कोट सिलवाना था LLB आप करे हुए हैं, फिर एक बात बताओ सर, नहीं हुआ। यहाँ भी 4000 एडवोकेट्स हैं सर, सबकी रोजी रोटी नहीं चल सकती। मेरा चैम्बर लेने का 25 लाख रुपया का चैम्बर है जी, मेरा तो जुगाड़ नहीं है, क्योंकि उन्होंने दलाली बिठा दी जी। इसमें भी अच्छा फीस इतनी बढ़ा दी हमारी, अब मैंने LLB कर ली, बेरोजगार तो हूँ सर, रजिस्ट्रेशन के 25,000 रुपये लेते हैं सर, कोर्ट की फीस बढ़ा दी, यहाँ पे 5,000 रुपये कर दिए। जो पुराना शासन था, पुराना कांग्रेस सरकार थी, हालांकि हमने वोट दिया, अच्छे दिन मान कर एक भ्रम में थे, लेकिन अब बार जो युवा, क्योंकि युवा ने ही मोदी को वहाँ बैठाया था सर। ये बताइए विजेंद्र भाई, प्रैक्टिस चल रही है नहीं चल रही? सीधी बात। बिल्कुल भी नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं चल रही सर। नहीं खुला है, तख्ता नहीं डाला है? बिल्कुल, तख्ता कहाँ डालेगा जी, तख्ते पे तो बिठा दिया हम तो, तख्ते पे तो खाली कुछ भी नहीं है, तख्ते पे तो जी एक भ्रम का गुब्बारा था जी। और अब की बार जितने हम दुखिया ना जी, ऐसी चोट मारेंगे, ऐसी चोट मारेंगे, अरे वह चोट सिर्फ वोट की है जी, क्योंकि हमारे पास और लड़ने की ताकत नहीं है। मारेंगे क्योंकि वोट की चोट देंगे। महिला क्या सोच रही? विजेंद्र भाई बने रहना मेरे साथ, क्योंकि दिल में मुझे लग रहा है कि बहुत गुबार भरा है और ये गुबार फूट फूट के बाहर निकल रहा है। ये है सर एक्चुअल में। क्या नाम है आपका मैम? भगवानी शेरावत। भगवानी सहरावत जी। हाँ जी। मुझे एक बात बताइए, इस बार क्या होगा हरियाणा में? हरियाणा में दीपेंद्र हुड्डा एक भारी बहुमत से विजयी होगा। कितने भारी बहुमत से? क्योंकि अगर हम 2000 के सन की बात करें और हम देखें कि पिछले 2019 तक देखें, अगर मोटा मोटी पिछले कई सालों की अगर हम बात करें तो 9 लोकसभा चुनाव हुए। 9 लोकसभा चुनावों में से 7 लोकसभा चुनाव हरियाणा के अंदर हुड्डा परिवार ने जीत लिए। तो आपको क्या लगता है कि इस बार क्या होगा? हालांकि पिछली बार आप लोगों ने अरविंद शर्मा को संसद पहुँचा दिया था, तो इस बार पहुँचा रहे नहीं पहुँचा रहे? बिल्कुल भी नहीं, और पीछे भी धोखाधड़ी से हुआ था सब ये काम। ये तो हमारे दीपेंद्र हुड्डा अजीज हमारे ज़्यादा शरीफ हैं और नरम हैं, तो नहीं तो यहाँ पे खून खराबा हो जाना था हैं। तो इन्होंने कहा था भाई चुप रहो, कोई बात नहीं है, तो इन्होंने जनता को बच्चों को रोक दिया था, यंग बच्चों को। चलिए मैं आपके पास आऊँगा, यही मैं आपसे भी जानना चाह रहा हूँ। साल 1991 से साल 2019 तक 9 लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो 7 हुड्डा परिवार ने जीते हैं। इस बार क्या होगा? क्या इस बार फिर से वो सिलसिला चालू हो जाएगा या फिर मोदी लहर में सब कुछ बम बम हो जाएगा? नहीं, इस बार कोई मोदी लहर नहीं है जी। अपना हुड्डा परिवार ही है और यही लोकसभा सीटें आएंगी सारी अपनी। 10 की 10 पे हमारा पूरा नड्डा का रोड शो हुआ है जी, क्योंकि खाली था रोड। आऊँगा आपके पास, देखिए बिल्कुल आपके पास आऊँगा, अपनी बात रखिए। 10 की 10 सीटें हमारी हैं जी, अपना हुड्डा साहब की। और कल यहाँ पर जो नड्डा साहब का शो हुआ बिल्कुल फ्लॉप है, बिल्कुल कोई भी, मतलब ये सब भाड़े से बुलाए गए थे जी, जो थोड़ी बहुत पब्लिक साथ। गडकरी भी आ रहे हैं यहाँ पे कोसली में अनाज मंडी में। देखो जी अभी जो कल हुआ है हमने वो देखा है, तो यहाँ तो जो बुलाए गए थे, थोड़े बहुत जो आदमी साथ थे वो भाड़े से बुलाए गए थे जी। उन बिल्कुल फ्लॉप शो था जी, आप चाहे किसी मेरे अलावा किसी से भी पूछ लो, टोटली फ्लॉप शो था कल। चलिए आपके पास आऊँगा, और काफ़ी आप उम्रदराज दिख रहे हैं, इसलिए आपका
हर दिल स्वागत है और आपसे मैं यही जानना चाहूँगा, मुझे एक बात बताइए कि आपने अपनी उम्र के साथ साथ बहुत दुनिया भी देखी है, तजुर्बेकार हैं, क्या लग रहा है किसकी सरकार है? मैंने बेटा 1962 से लेकर यहाँ तक की सरकार देखी है, यहाँ तक के मुख्यमंत्री देखे हैं। पर 10 साल अगर और 10 साल और हो जाते तो शायद पहला चुनाव से लगाकर अब तक का चुनाव भी आप देख लेते। चुनाव देख लेते, उस समय पैदा तो हो रहे थे, बच्चे थे। 52 के पहले चुनाव से लगाकर 52 के चुनाव में पैदा तो हो रहे थे लेकिन बच्चे थे। 1962 से लेकर आज तक इतना राजा का बेटा शरीफ मैंने जिंदगी में प्रताप सिंह कैरो का बेटा देखा था, सुरेंद्र सिंह कैरो, सबके पुत्र देख लिए। मातूराम जी का परिवार देख लिया, मातूराम जी का परिवार भी खूब नजदीकी से देखा। इतना शरीफ आदमी या लड़का मैंने जिंदगी में नहीं देखा है जितना दीपेंद्र है। अच्छा एक बात बताइए, ये जो उम्र और तजुर्बे दोनों के चश्मे से आप देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं इस बार रोहतक में क्या होगा? रोहतक में सही बताऊं, बिल्कुल सही बता दो। सच्ची मिनिमम अहम 60,000 लीड, बेरी 80,0000, लिख लियो। भीम सिंह दलाल नाम है, वेरी हल्के से हूँ, सारा गांव का। ऐसे ही कलानौर में है, ऐसे ही झज्जर में है, बहादुरगढ़ में भारी लीड है, कलोई में मेरे ख्याल में 80,000 90,000 की लीड है, और रोहतक में लीड है काफ़ी पहले से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा परिवर्तन है खट्टर बदलने के बाद। और रही कोसली की बात, मैं कोसली भी गया हूँ। कोसली में को लेकर अक्सर ये कहा जाता है कि पिछली बार जो 75,000 का मार्जिन रहा था वो कोसली से ही ले गई थी बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। शर्मा जी ले गए थे और आप लोग रह गए थे जी। सच्चाई ये है कि आपकी बार आप कोसली जाओगे, आज परिवर्तन देखना। मैं नहीं कहता कितने से कौन सा जीता है, कांटे की टक्कर हो रही है। परसों में कोसली गया था, कल में जरमेज अरबेरी में हल्के में थे, गुड़गांव गए थे। आपको आश्चर्य होगा, राज बब्बर जीत रहा है इंद्रजीत को हरा के, और यो बुद्धि राजा जीत रहा है खट्टर को हरा के। खट्टर का वही हाल होगा जो छत्रपाल ने देवीलाल का किया था। ये राज बब्बर लोग गलत समझ जाते हैं, कोई मुसलमान समझा है, कोई हिंदू समझा है, मूल रूप से सुनार है। अच्छा एक बात बताइए, इस बार के जो चुनाव है, आप दोनों से मैं यही पूछ रहा हूँ, थोड़ा आप भी आगे आ जाइए और आप भी आ जाएंगे तो बहुत बेहतर है। इस बार का जो चुनाव है, हरियाणा की जनता कौन से मुद्दों को ध्यान में रख के कर रही है, कौन से वो मूलभूत मुद्दे हैं? देखिए 10 साल हुड्डा साहब की सरकार रही, रोजगार में नंबर 1, गुंडागर्दी कतई खत्म, लोगों को जो सामूहिक काम थे, किसी की धर्मशाला है, गौशाला है, या और कोई कब शादी के काम है, सड़क है, बिजली है, पानी है, 100%। देखिए हालात बदलते हैं। उस समय पता ना मोदी की लहर थी या क्या था। मैं तो एक बात कहता हूँ ईमानदारी से कि अगर दीपेंद्र भाई कह देते मेरे साथ गलत हो रहा है तो यहाँ लाखों लाशें बिक जाती, क्योंकि मिलिट्री इतनी पड़ी थी, मरते तो हम मरते, हमारे पास तो हथियार नहीं थे। ये इनकी बलबानसी है। मातूराम से लेकर यहाँ तक 4 पीढ़ी हो गई, इस खानदान पे कोई लांछन नहीं है। ठीक है, मैं आपके पास भी आऊँगा, बने रहिए मेरे साथ। चलते चलते मैं आखिरी कमेंट आपसे लेना चाहूँगा। हरियाणा में आपने बता दिया क्या हो रहा है, रोहतक में क्या हो रहा है, इस बार आपको क्या लग रहा है कि दोनों पार्टियाँ कितने दमखम से चुनाव लड़ रही हैं और आम जनता के मन में क्या है? आखिरी कमेंट। पार्टियां तो हमेशा दमखम से लड़ती हैं, लेकिन जनता दमखम से लड़ रही है। किसमें दम है और किसमें दम कम है? ये दोनों जो है अब की बार तो दम कांग्रेस में है, और जो दम जिसके फूले हुए हैं, सांस जो उसके फूली हुई है, वो भारतीय जनता पार्टी है। और ये जो दमखम से जो चुनाव लड़ रहा है वो जनता लड़ रही है, क्यों जनता बहुत त्राहियम है बेरोजगारी से, महंगाई से। आज मैं प्रधानमंत्री जी का इंटरव्यू देख रहा था, उन्होंने कहा भी मेरे से पिछली सरकारों में ज़्यादा महंगाई थी। गजब की बात करते हैं, पहले 60 रुपये लीटर तेल था, अब 100 रुपये लीटर तेल है। 4 रुपये ज़्यादा बढ़ा दिए, 96 रुपये ही मान लेते हैं। हाँ, नहीं अलग अलग स्टेटों में ये 100 से भी ऊपर है, 106 भी है। टीवी पे रोज आता है, अलग अलग स्टेटों के अलग अलग रेट आते हैं। तो पता नहीं कौन से चश्मे से देख रहे हैं कि मनमोहन सिंह के टाइम में कम था। डीजल के रेट देख लो, आप खाद के रेट देख लो, आप सरसों के तेल के रेट देख लो, अब गैस के रेट देख लो। विजेंद्र भाई चूल्हा भर पा रहा है? आखिरी सवाल सर, चूल्हा भरा कहाँ था दादी? चूल्हा तो सर, चूल्हे पर रोटी नहीं है। जब आदमी चूल्हा मैं लगा लूँगा, चूल्हे पर रोटी भी चाहिए सर। देखो इनके बाद लेना, मैं इसको क्लियर करता हूँ कि प्रधानमंत्री ने अभी आज ही के इंटरव्यू में कहा है कि मेरे मनमोहन सिंह से जो उस समय ज़्यादा महंगाई थी, और फिर जो कहते हैं कि उस समय मेरा अब हम तीसरी उस पे आए हैं, पायदान पे आए हैं। आप खुद प्रधानमंत्री जी एक बयान देते हैं कि मैं देश के 80 करोड़ गरीब लोगों को फ्री में अनाज दूंगा और अगले 5 साल तक दूंगा। तो वो खुद मान रहे हैं कि देश के 80 करोड़ गरीब हैं,
और अगले 5 साल तक भी मैं उनको इससे बाहर नहीं, रोजगार नहीं दे पाऊंगा। मैं ऐसे हालात नहीं कर पाऊंगा कि इनको फ्री में अनाज देना पड़े। साहब भी तो कह रहे हैं 10 किलो देंगे, वो उड़ा के 10 किलो दे रहे हैं। नहीं, अब तो वो जब वो ये लोगों को ये डर हो गया कि लोग इस बात पे वोट दे रहे हैं कि हमारे को अनाज बंद हो जाएगा, तो हमने कहा भी हम 10 किलो दें, आपको 10 देंगे। आप इस बात को मत डरें कि जो लोग इस बात से डर रहे थे कि अगर हम नरेंद्र मोदी को चुनाव नहीं देंगे तो हमारा ये 5 किलो अनाज बंद हो जाएगा, तो ये खाने का अधिकार भी सोनिया गांधी जी दे के गए थी, फूड टू राइट, उसी के तहत ये दे रहा है। लेकिन हम हालात ऐसे पैदा करेंगे कि वो लोग रोजगार उनको दे देंगे, उनको जरूरत नहीं रहेगी, और जब तक उनको जरूरत रहेगी उनको 10 किलो देंगे। सूरज की तपिश के साथ ही रोहतक के अंदर सियासी गर्मी भी बढ़ी हुई है। यही वजह है कि गर्मी से निजात दिलाने के लिए राजीव जैन जी हैं, लगातार हर साल यहाँ पर इसी तरीके से सेवा पानी करते हैं और लोगों को शरबत पिलाते हैं। और जैन साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सबाब का काम कर रहे हैं। लेकिन एक बात तो बता दीजिए, सियासी गर्मी भी बहुत बढ़ रही है रोहतक में, क्या होगा इस बार? इस बार तो बराबर की टक्कर है जी, बड़ी जबरदस्त दोनों की टक्कर है। तो मतलब पार होगा ना पार होगा, खुल के चमत्कार होगा, बताइए तो सही भाई साहब क्या होगा? ही होगा, जो भी होगा ना जी, चमत्कार होगा। पिछली बार तो हुड्डा साहब के बेटे निकाल नहीं पाए, इस बार क्या होगा? अब भी उनकी कोशिश तो काफ़ी जारी है। इधर अरविंद शर्मा जी की भी कोशिश जारी है। कल भी उन्होंने रोड शो निकाला था, तो अच्छा था वो भी, और सब अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। चलिए आप भी अपनी तैयारी में लगे रहिए, कम से कम जो पानी पीने वाले हैं, शरबत पीने वाले हैं, उनको मीठा पिलाते रहिए। क्या होगा इस बार रोहतक में? कमल खिलेगा। अरे कमल तो खिलेगा, सामने देख के बताओ ना क्या होगा। कमल ही खिलेगा बस, और क्या होना है। मतलब अरविंद शर्मा जी इस बार भी जीत रहे हैं, संसद पहुंच रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए कुछ और लोग हैं, क्या होगा? आप तो नौजवान हैं, युवक है, इस बार का युवा मतदाता किधर जा रहा है? युवा मतदाता बेरोजगारी से परेशान हो चुका है। हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 पर आ चुका है, सभी को पता है। जैसे देश के अंदर तो बीजेपी से का डाटा भी यही कहता है कम से कम। बिल्कुल, हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 पर है, और इस बेरोजगारी को देखते हुए युवा काफ़ी खफा है बीजेपी सरकार से। आप सभी को पता है, जैसे लाठीचार्ज भी हुआ बच्चों के ऊपर, बार बार बच्चे धरना भी दे रहे हैं। पंचकुला जैसे हमारे साथी हैं, जो भी नौकरी का कुछ भी समाधान नहीं किया जा रहा है। जो सीट इन्होंने लिया उसके ऊपर भी कोर्ट केस चल रहा है। जो भी भर्ती आ रही है सभी के ऊपर कोर्ट केस चल रहा है। मतलब जो भी भर्ती आ रही है सीधे कोर्ट में जा रही है। बिल्कुल। अब 6 साल के बाद इनको हर मतलब स्टेट में, हरियाणा में इनको रोड दिखाई दे रहे हैं। 6 साल से पहले कहाँ थे ये रोड? नहीं थे, टूटे हुए रोड थे सारे। तो अब आप ही बताइए किसकी ओर जाना चाहेंगे लोग, किसकी ओर जाना पसंद करेंगे? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। नहीं तो लोग तो वही कहेंगे कि जिस तरफ उनका फायदा हो, चाहे उनको रोजगार दिलाने वाली सरकार हो, महंगाई से निजात दिलाने वाली सरकार हो, और जोड़ जुल्म से निजात दिलाने वाली सरकार हो। जो पढ़ने वाला युवा है वो सिर्फ यही देखेगा कि रेगुलर बेसिस पे जॉब्स कहाँ मिल रही हैं, किस स्टेट में जॉब्स रेगुलर बेसिस पे आ रही हैं। अभी यहाँ कोई ऐसी नीति लेके नहीं आई है सरकार। आपने देखा कि सरकार, जैसे गठबंधन फिर से हुआ था सरकार, हरियाणा सरकार का, जो नए सीएम बनाए गए अपने नायब सैनी जी, उन्होंने भी ऐसा कुछ खासा किया नहीं है युवाओं के लिए। बात बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हिमांशु है। हिमांशु भाई, आपके चेहरे पे बड़ा पसीना आ रहा है, इस बार किसके पसीने छूटने वाले हैं? पसीने हम तो चाहेंगे अब की बार बीजेपी के पसीने छूटें, ताकि पता चले कि युवाओं के साथ मतलब धोखा करने का नतीजा क्या होता है। जैन साहब बड़ा नाराज दिखा रहे हैं, हिमांशु जी बहुत ही नाराजगी भी दिख रहे हैं। तो जैन साहब एक बात बता दीजिए, इस बार आप पानी तो पिला रहे हैं, मीठा पानी पिला रहे हैं, लेकिन सियासत में कौन किसे पानी पिलाने वाला है? देखो जी, मैं तो पहले भी कह चुका हूँ, बराबर की टक्कर है जी। हुड्डा साहब भी लगे हुए हैं, अरविंद शर्मा जी भी अपनी कोशिश में लगे हुए हैं। वो जो भी फैसला करेगा ऊपर वाला करेगा, फैसला करेगा। कुछ और लोग मेरे साथ हैं, क्या लग रहा है आपको इस समय कि हरियाणा के अंदर क्या होने वाला है, और खासतौर पर रोहतक के अंदर क्या हो रहा है इस बार? नहीं बोल रहा, कुछ नहीं कहना चाहेंगे? चलिए कोई बात नहीं, आप शरबत पिलाते रहिए। और एक छोटी सी बात बता दीजिए, इस बार कांग्रेस या भाजपा, कौन? इस बार कांग्रेस। इस बार कांग्रेस। इस बार हाथ का साथ, ऐसा क्यों? हाथ बदलेगा, हालात ऐसा कैसे लग रहा है आपको, कैसे बदल देगा? बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है सर। अगर नौजवान को रोजगार नहीं मिलेगा ना, तो फिर उसको क्या चाहिए? और कुछ नहीं चाहिए। रोजगार के बिना खाना नहीं मिलेगा, खाना नहीं होगा तो काम कैसे करेगा? बहुत वाजिब सवाल है और वाजिब ही बात है। कुछ और लोगों के साथ हम चलते हैं और देखते हैं कि और कुछ लोग क्या कहते हैं, और सीधे आपके पास आएंगे। क्या नाम है सर आपका? रवि नाम है जी। रवि भाई, रवि तो वैसे सूरज को भी कहते हैं, और आज वैसे भी तपिश बहुत ज़्यादा है, 47 डिग्री का टेम्परेचर है। तो इस बार ये बताइए कि राजनीतिक टेम्परेचर किधर जा रहा है, और टेम्परेचर का टॉर्चर कौन झेल रहा है? भाई कांग्रेस सरकार बनेगी। हम बेरोजगार युवा परेशान हो चुके हैं इस सरकार से। हमारी भर्ती को 4 साल हो चुके हैं, प्री भी हो चुका, मेन भी हो चुका है। किस चीज़ की भर्ती? आपने किस चीज़ का एग्जाम दिया था? फायर का एग्जाम दिया था, फायरमैन का, हरियाणा में।
तो उन्होंने 4 साल हो चुके हैं और फाइनल रिजल्ट नहीं निकाल रही। अच्छा एक बात बताइए, 10 साल तक इस सूबे में, हरियाणा की अगर मैं बात करूं तो हुड्डा साहब सीएम रहे, उससे पहले चाहे हम रणवीर सिंह की बात करें या उस पूरे खानदान की बात करें या फिर हम दीपेंद्र जी की बात करें या फिर कांग्रेस पार्टी की ही बात कर लें, कांग्रेस सरकार की ही बात कर लें, आपको क्या लगता है कि 10 साल में हुड्डा साहब के रहते हुए युवाओं को कितनी नौकरियां दी गई? सवाल बड़ा सीधा सा है। नौकरियां पिछले 5 साल में तो मिली थी, पर जॉब की 5 साल गए ना, उसमें एक भी नौकरी नहीं मिली युवा को, तो इसलिए नाराजगी है, यही नाराजगी है, परेशान हो चुके हैं युवा। तो इस बार वोट की बार चेंज चाहेंगे, हुड्डा सरकार आई तो रोहतक तो कम से कम निकल जाएगा। बाकी और सीटों पर क्या लग रहा है आपको? 10 में से कितनी सीटें? 10 में से कम 7-8 के करीब तो उम्मीद है चेंज होएगा अब की बार। 7-8 सीटें हो हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, एक ईवीएम को लेकर लगातार सवाल उठता रहता है कि आप जैसे युवा भी ये मानते हैं कि ईवीएम में कुछ गड़बड़ी हो सकती है, की जा सकती है, या फिर ये सिर्फ झूठे आरोप हैं, या फिर पब्लिक जिसे पसंद करती है खुल के पसंद करती है? क्या लगता है आपको? नहीं होने तो कुछ भी हो सकता है। आज का टाइम में जैसे नेट का टाइम चला हुआ है, तो हमने भी जैसे यूट्यूब वगैरह पे देखा है कि उन्होंने गड़बड़ी करके वीडियो देखी हैं, तो उसमें तो हो रखी है गड़बड़ी। तो देखो, आपसे भी बनता है, हरियाणा के अंदर अगर हम खट्टर साहब की बात करें, लगातार 2 बार वो सीएम रहे, फिर अचानक इलेक्शन से ठीक पहले उन्हें बदल दिया गया। क्या लग रहा था आपको कि सैनी साहब को बनाया गया और खट्टर साहब की विदाई कर दी गई? क्या वजह नजर आई आपको? थोड़ा सामने देखिए। करनाल के इलेक्शन की वजह, जो करनाल में अभी लोकसभा का इलेक्शन होगा, उसके लिए उन्होंने इस्तीफा देकर वहाँ से उठे हैं। वो कोई नाराजगी तो नहीं कि खट्टर साहब से कोई नाराजगी हो? किया है 5 साल में, किया ही क्या। युवाओं को जॉब तक नहीं दी इन्होंने, कोई जॉब नहीं दी, कोई रोजगार नहीं दिया, कोई काम अच्छा नहीं किया। और इनको हर पेपर लीक हुआ इनका, जब तक जितने भी पेपर लीक हुए, ऐसा एक भी पेपर नहीं गया हरियाणा में जो गवर्नमेंट जॉब के लिए लीक नहीं हुआ। वो जैसे आज आप ये पानी पिला रहे हैं, ऐसी कसम खाई हुई है कि सरकारों को पानी पिलाएंगे इस बार। बिल्कुल। तो क्या होगा इस बार? इस बार कांग्रेस। इस बार कांग्रेस। आपसे भी जानना चाहूंगा, इस बार क्या होगा? कांग्रेस। कांग्रेस। क्या होगा चाचा इस बार? कुर्ता तो बड़ा एकदम टमाटम झमाझम एकदम लाल लाल नजर आ रहा है, क्या होगा? देखो, मुकाबला दोनों तरफ तय बराबर चल रहा है, और आज तक बीजेपी ने 10 साल सरकार चलाई है। मैं बनियानी गांव का ही रहने वाला हूं, नाम मेरा सोम प्रकाश है, और बनियानी गांव के सीएम होते हुए भी आरओ की मंजूरी करी थी, वह 10 साल तक पास नहीं हुई है। तो इसमें मेरा तो एक लाभ नहीं है, पूरे गांव का लाभ है। मैं ये चाह रहा हूँ, जिसको गांव में खारा पानी मिल रहा है, तो वहाँ पर मीठे पानी की घोषणा हुई थी, कम से कम पीने के लिए पानी तो हो। और पानी यहाँ मीठा पिला रहे हैं शहर में, तो गांव में भी अगर मीठा पानी हो तो सबकी प्यास बुझे। और हम तो ये चाह आने वाले समय में ऐसे सीएम हो जो कि हरेक का वो रखे ख्याल। एक बात बताइए, आप हरियाणा वाले तो खुल के बात करते हैं, आप क्यों इतना गोल 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 घुमा रहे हैं? सीधी बात बताइए, आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, कौन सी? आर हो या पार हो, एक तरफ की बात बताइए, किसको वोट दे रहे हैं? ऐसा है, ऊपर तो रवागम होती है जी। हरियाणा में चाहे सरकार बदली हो सकते है, हरियाणा में बदली हो सकती है। रोहतक में क्या होगा? रोहतक में तो ये मोल तो है कांग्रेस का ही। वोट कहाँ दोगे? फिलहाल जब ऊपर मोदी है तो मोदी पे जाएगा। तो अच्छा, मोदी पर जाएगा। तो आप देखिए कि नाराजगी के बीच में अभी भी मोदी की जो छवि है वो आम आदमी के दिलों में है। लोगों की नाराजगी लोकल कैंडिडेट से हो सकती है, लोगों की नाराजगी सीएम से हो सकती है, लोगों की नाराजगी हरियाणा सरकार से हो सकती है, लेकिन लोगों के दिलों में अभी कहीं ना कहीं मोदी की छवि और मोदी की जो एक तस्वीर है, मोदी का जो इम्पैक्ट है, वो अभी भी काबिज है। फिलहाल आज के लिए इस खास प्रोग्राम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। कल किसी और शहर में चलेंगे और आपको दिखाएंगे कि आखिरकार क्या है सूरत हाल।